ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री माते नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो भाग है वो थोड़ा सा एकदम अनोखा भाग है और ये लेक्चर मैं नॉलेज के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़े, दुनिया में क्या क्या होता है, किस नज़र से क्या देखना होता है, ये आपका थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग तरीके से बढ़े, इसके कारण ये किस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये किस्सा 2-3 साल पहले का है। हमारे पास सलाह के लिए अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। अब हमारे एक मित्र थे कि जिनका जो थे साउथ से है, एक पॉलिटिशियन से पढ़े, और उनका जो पुश्तैनी पूर्वजों की कुल देवी और उनके जो पूर्वज है वो राजस्थानी है। और ये जो महाशय है इनको वहाँ के एक्चुअली उनका जो पुराना पुश्तैनी है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। परंतु आपको मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। आप अगर राजस्थान में चले जाएंगे तो राजस्थान में बहुत सारे रॉयल फैमिलीज मिलेंगे कि जो क्षत्रिय है, और एक जमाने में 2-3 हज़ार साल पहले उन क्षत्रिय फैमिली में से बहुत सारे लोग जो थे वो बाद में राजस्थान, अपनी फैमिली, अपने राजवाड़े, किले, सब कुछ रॉयल चीजें छोड़कर बाद में शांति के लिए अपने परिवार के साथ साउथ इंडिया आ गए। गोवा के पास काफी सारे आपको लोग मिलेंगे, काफी सारे कुछ महाराष्ट्र में मिलेंगे, कुछ आपको दक्षिण भारत में काफी लोग मिलेंगे कि जिन्होंने राजस्थान छोड़ा है। उनको अभी पता भी नहीं कि बहुत सारे परिवार को उनकी कुलदेवी क्या है कुछ भी पता नहीं, परंतु वो है क्षत्रिय फैमिली से। अब हुआ क्या कि ये इन लोगों ने क्यों ये छोड़ा, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे युद्ध होते थे, हर रोज युद्ध के लिए चले जाओ, जिसके कारण मानसिक शांति नहीं होती थी, शारीरिक शांति नहीं होती थी, घर परिवार को उतना समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण परेशानियों से परेशान होकर बहुत सारे रॉयल फैमिलीज के जो क्षत्रिय होते थे उन्होंने अपनी फैमिली छोड़कर जो थे वो साउथ इंडिया में आ गए, जिससे कि वहां पर ज्यादा परेशानियों का सामना होना पड़े। परिवार के साथ, अपने माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ शांति से कहीं गाँव में जाकर जीवन वहां पर जी सके। इसके कारण काफी राजपूत क्षत्रिय फैमिली जो होते उन्होंने एक जमाने में अपने घर बार छोड़े। अब इसमें इनकी बहुत सारी पीढ़ियां चली गई। अब हो गया 1000-2 साल में क्या हुआ कि इनका राजस्थान से कट ऑफ हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जमाने में कितनी सारे युद्ध होते थे। हमारे पास जो महाशय थे वो बहुत बड़े पैसे वाले भी थे, उनका रुतबा भी बहुत अच्छा था। उनकी ऐसी इच्छा थी हमारे सामने कि उनके कुछ काम काज थोड़ा सा सलाह मशवरा का हम देखते थे, तो उन्होंने हमें एक चीज सलाह के लिए पूछी कि देखो पॉलिटिशियंस, अब होता क्या है कि रॉयल फैमिली जो होती, जो राजा लोग होते, कि उनका भी सल्तनत तो नहीं रहा, परंतु वो जनता में जाते हैं तब जनता की नजर उनके लिए अलग टाइप की होती है, वो प्रतिष्ठा अलग टाइप की होती है, क्योंकि शरीर से और बॉडी से एक और अलग टाइप की आती है। कोई पॉलिटिशियन जनता में जाता है तो वो और अलग टाइप की आती है, कोई बिजनेसमैन पैसे वाला जनता में जाता है तो एक और अलग टाइप की होती है। पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, बिजनेसमैन आएंगे जाएंगे, परंतु राजाओं का जो रुतबा होता है भले सत्ता ना हो, परंतु वो एनर्जी हमेशा वैसे की वैसी ज्यादातर लोगों की चलती रहती है, रॉयल फैमिलीज की। अब बहुत से आप देखेंगे जैसे राजस्थान में ये घटना हुई, वैसे ही आप अगर एमपी में भी जाएंगे तो वहां पर भी जो संस्थान है राजाओं के, उनका भी वही हाल है कि एक जमाने में उनके भी फैमिलीज में बार बार युद्ध के कारण उन्होंने भी अपने राजपूत यानी जो फैमिलीज है वो छोड़ दिए, अपने गांव शहर छोड़ दिए और बाद में दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए शांति के लिए। अब इस शांति के चक्कर में हुआ क्या कि उस पीढ़ी ने, हम कहाँ से आए थे, वो कहाँ से आए थे, उस फैमिली में कुल कुलाचार क्या था, परंपराएं क्या थी, ये कुछ भी नहीं बताया, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ पीढ़ी के बाद नई आने वाली पीढ़ी जो है उनको अलग अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। हमारे जो महाशय थे उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल प्रतिष्ठा है, परंतु जो रॉयल फैमिली का जो एक एनर्जी होता है, वो एक प्रतिष्ठा होता है, वो एनर्जी मुझे वहां से खींचकर यहाँ पर लानी है। अब ये महाशय जहां बिलोंग करते हैं वहां से लेकर राजस्थान का जो है वो 1,500 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब आप कल्पना कर लीजिए, इन महाशय को, इनकी कुल देवी है राजस्थान की, इनके पूर्वज राजस्थान के किसी क्षत्रिय जगह से बिलोंग करते हैं, इनके सारे पूर्वज वहां से आए थे, ठीक है। तो वहां से 1,500 किलोमीटर से एनर्जी खींच कर यहां पर लानी है, वो कैसे लाएंगे आप कल्पना कर लीजिए। अब रॉयल फैमिली जो होती है, क्षत्रिय फैमिली, इनके पास क्या होता है, इनके पास घोड़ा होता है, इनके पास हाथी होता है, इनकी एक ध्वजा होती है। ये राजा जब चलता है तो ध्वजा आगे चलती है, उसके बाद एक राउंड टाइप का एक छत्र होता है जिनके ऊपर राज चिन्ह होता है, उनका जो स्टैम्प्स होता है वो राज चिन्ह होता है, सूर्य, चंद्र या स्टार वगैरह अलग टाइप के होते हैं वो। राजाओं में इन सब का, ध्वजा का, इस चिन्ह का, उनके राजा के ऊपर जो छत्र होता है, इन सब का पूजन होता है। राजा के साथ वहां के गांव के राजा के अंडर काम करने वाले जो सालों से पीढ़ी जो जाति उपजातियों के एक एक तत्व चले आते, एक एक हम कह सकते मदद करने के लिए, या राजा के साथ जो अलग अलग जाति के लोग होते हैं जिनको मान पान दिया जाता है राजा के द्वारा, वो भी उसके साथ चलते हैं। तो इनका भी मान पान देना पड़ता है, क्योंकि हर जाति के जो देवता होते हैं, हर जाति की एक एनर्जी होती है, वो शक्ति राजा को मिल सके, इसलिए राजा उन जाति को, उस कास्ट की शक्ति को मान पान देता है, ठीक है। तभी जाके वो जब समाज में जाएगा तो उसका रुतबा बढ़ेगा। ये चीजें जो है ना वो हिडन में चलती है।
तो इन महाशय को वो सारी एनर्जी, उसकी कुल देवी की शक्ति, उसके ये जो राजपूत क्षत्रिय फैमिली को जहाँ से एनर्जी आती है वो इनको यहाँ पर खींचनी थी। अब मित्रों ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मैं आपके सामने नॉलेज के लिए रख रहा हूँ। इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, 64 योगिनी साधना, वो सारी साधनाएं आप हमारे पास सीख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए, तथा श्री विद्यापीठम ऑथेंटिक कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल का नॉलेज देता है, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, श्री विद्या एसेंशियल, ये सारे महाविद्याओं का मूलभूत नॉलेज भी देता है। तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, एक प्रॉपर नॉलेज लेकर आगे बढ़िए। हम जो नॉलेज देते हैं उस टाइप का नॉलेज यूट्यूब के ऊपर आपको ऑथेंटिक रूप से कोई भी नहीं बताता। ये आगे हम अब किस्सा शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर तो आपके सामने है ही। तो ये जो महाशय है, आप कल्पना कर लीजिए कि एक क्षत्रिय फैमिली जो होती है, राजस्थान अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत सारी क्षत्रिय फैमिली है जिनके पास आज पैसा है, रुतबा है, प्रतिष्ठा है और इतनी सारी ताकत भी उनके पास है। भले वो आज पॉलिटिशियंस बहुत सारे लोग नहीं है वहां पर, परंतु उनकी एनर्जी जो पहले थी वो आज भी टिकी हुई है। ये इसलिए टिकी हुई है क्योंकि क्षत्रिय जो वहां के फैमिलीज थे उन्होंने अपने जनता के लिए, उस जमाने के जो लोग थे उनके पूर्वज, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उन्होंने अपने रक्त का बलिदान दिया। वो एनर्जी काम करती है। साथ में इन फैमिलीज को इनकी कुल देवी मदद करती है, क्योंकि ये फैमिलीज, जितने भी रॉयल फैमिलीज होते हैं, ये अपने कुल देवी, कुलाचार और पूर्वज, इनका एक मान पान जो होता है, एक सेक्रीफाइस होता है, उनकी कुछ अलग टाइप की पूजाएं होती है, वो सारी एक प्रकार की बंदिश होती है। ये जो इतने पीढ़ी से चली आ रही है ये सारी चीजें होती है वो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुल देवी कुल देवता इनको सपोर्ट करते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो इतने बड़े रॉयल एनर्जी वहां पर है कि आप कल्पना से परे का है कि उनको एनर्जी इतनी कुलाचार से कहां से आती है। मतलब इनकी कुल देवी जो है, उनकी कुल देवता जो है, वो कितने बड़े लेवल की एनर्जी फुल होगी, कितने लेवल की वो एनर्जी होगी कुल देवी की, कि जो इनको इतनी बड़ी एनर्जी का फोर्स देती है। तो सालों से उन्होंने भी अपनी कुल देवी के लिए उतना सब कुछ किया हुआ है, उन्होंने भी उतना किया है, इसलिए वो कुल देवी, कुल देवता, पूर्वजों की शक्ति उनको एनर्जी देती है। अब इन महाशय को वो सारी एनर्जी जो थी 1500 किलोमीटर से यहाँ आनी थी कि यहाँ पर उनको पॉलिटिक्स में भी उनको मदद हो सके, और उनका जो पॉलिटिक्स का काम है वो कितना भी अप एंड डाउन हो समाज में, आधुनिक युग में, वो वैसा का वैसा चलता रहे, वो एनर्जी वैसी की वैसी चलती रहे। इसके लिए उनको बहुत बड़ी ताकत चाहिए। तो देखो, मैं तो ऐसे काम करता नहीं हूँ, पर मैं ऐसे सलाह मशवरा जो जो चीज़ें होती है उनका मेरा बारीक अभ्यास होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है ना, इनका बारीक अभ्यास होना आवश्यक है। तो मैंने इन सारी चीज़ों का अभ्यास किया, हमने, मुझे जिनके आशीर्वाद है उनसे हमने बातचीत की, जो जिन शक्तियों से है उनसे बातचीत करने के बाद मैंने उनको कहा कि देखिए, पहले एक राजा बनता कैसे है। देखिए, जब राजा अपने महल से बाहर निकलता है तब उसका ध्वज आगे चलता है, घोड़े के ऊपर एक सैनिक बैठा हुआ रहता है, उसके हाथ में बहुत डंडी लेकर एक ध्वज होता है, उस ध्वज के ऊपर चिन्ह होता है, उसी के बाजू में एक छत्र लेकर दूसरा आदमी चलता है, राजा हाथी के ऊपर चलता है, अंबारी होती है उसके, और बाजू में सैन्य होता है। और इनमें रॉयल फैमिलीज में हाथी का पूजन होता है, उनके जो स्पेशल घोड़े होते हैं उनका पूजन होता है, क्योंकि हाथी की एनर्जी प्रतिष्ठा देती है, घोड़े की एनर्जी गति देती है। उसके बाद ये रॉयल फैमिली जो पगड़ी होती है इनका मान पान रखना पड़ता है, पगड़ी का, तलवार होती है तलवार का मान पान रखना पड़ता है, ये जो ध्वजा होती है इसका सालाना मान पान होता है, जो छत्र होता है ये जो राउंड लेवल का उसका मान पान होता है, उनके ऊपर जो एक छत्र रखा हुआ रहता है उसका मान पान होता है। कुल देवी, कुल शक्ति, जैसे मैंने पहले आपको बोला, हर जाति का एक मान पान होता है। जैसे परिवार होता है वो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इनसे बनता है, उसी प्रकार से रॉयल फैमिलीज की जो एनर्जी होती है वो भी इन प्रकार इनकी शक्तियां लेकर ही बाइंडिंग की जाती है। साथ में कुल देवी आती है, कुल शक्ति आती है, व्यक्ति जहाँ पे काम करता है वहां की ग्राम्य शक्तियां आती है, इन सबको ज्वाइन करके उसके साथ तलवार जो होती है, फिर अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, इनको भी हर साल मान पान देना पड़ता है, तभी जाके तलवार आपकी काम करेगी। उसके साथ आज तो देखिए, आज कोई युद्ध के लिए नहीं जाता, परंतु ये सारी जो एनर्जी आ रही है वो पूर्वजों की देन है, तो उनको वो सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके वो एनर्जी जो होती है वो आपको पास ऑन करते हैं। तो उस जमाने में जिन्होंने जो धारा धरती पड़े हुए हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कि पुराने जमाने में युद्ध के लिए लोग जाते थे, बहुत सारे लोग मरते थे, उसमें आप बहुत सारे सैनिक होते थे कि बहुत सारे सैनिकों को ला भी नहीं सकते थे, उनको वहीं पे जंगल में या किसी मैदान में छोड़ देते थे उनके बॉडी को। तो ऐसे अतृप्त सैनिकों की आत्माएं भी होती है, उनको भी एक राजा द्वारा मान सम्मान देना पड़ता है हर साल, उनके भी कुछ दोष रोष आस होती है। बहुत सारे सैनिक होते हैं वो अपने परिवार के पास पहुंच भी नहीं पाते, ये भी होते हैं। रॉयल फैमिलीज के जो क्षत्रिय होते हैं जब वो मरते हैं तो उनका भी, अगर किसी ने बहुत बड़ा पराक्रम करके मर गया है और उसने अपने राज्य का रक्षण किया है, तो ऐसे धारा धरती पड़े हुए जो वीर होते हैं वो कभी भी एक्चुअली मरते नहीं, उनकी आत्मा वैसे की वैसी होती है, और वो उसका अगर पूजा पाठ, अगर उसका कुछ ये ठीक से करे तो वो उस फैमिली को मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। राजपूतों में बहुत सारे महिलाएं सती भी गई थी, तो उनकी भी एनर्जी होती है,
राजस्थान में साउथ इंडिया, केरला, आंध्रा की तरह नाग पूजन और नाग का भी महत्व है, तो उनका भी ये होता है। तो ये सारे जो एनर्जी तथा रॉयल फैमिली जो होती है, शरीर के ऊपर नॉर्मल कपड़ा नहीं पहनते, उनका हाई लेवल का रेशम का कपड़ा होता है, उसका भी पूजन होता है मित्रों। जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसका भी पूजन होता है। ये सारी एनर्जी को बाइंड करना पड़ता है, तो एनर्जी एक होकर नेक्स्ट नेक्स्ट पीढ़ी में वो रिफ्लेक्शन होती है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, वो एनर्जी छोड़ती है। तो आप कल्पना कर लीजिए, इतना बड़ा जो छत्र, इतनी बड़ी ध्वजा जो है वो राजस्थान से 1,500 किलोमीटर इन महाशय को खींचनी है। तो ये महाशय जो है वो साल में एक दो बार राजस्थान जाते थे, वहां पे उनका जो भी पूजा पाठ होता कर देते, पर उनको वहां की पूरी जानकारी नहीं, वो एनर्जी आप कैसे लानी है, क्योंकि वो वहां की शक्ति जो होती थी वो इतने दूर तक इनको मदद नहीं करती थी, क्योंकि इतनी पीढ़ियां चली गई, उनका जो ब्लड लिंक था वो टूट गया, जिसके कारण पूरे एनर्जी का फोर्स इनको नहीं मिलता था। तो इन्होंने मेरे सामने ये सब कुछ रखा, अभी मैंने आपको बताया है। मैंने पूरा सोच विचार करके कुछ सलाह ले ली हमारे शक्तियों से, और उसके बाद उनको कहा कि आप उस जमाने के जो एनर्जी है, जो आशीर्वाद इनको देती है, उसको आप वहां से यहाँ लाएंगे, तो लाते वक्त आप कल्पना कर लीजिए, उस ध्वज को आप इस शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में उस ध्वज को लाएंगे, उस हाथी के एनर्जी को लाएंगे, उस घोड़े के एनर्जी को लाएंगे, पूरी कुल शक्ति को वहां से उठाकर यहाँ लाएंगे, तो इनके बीच में कितनी सारी सीमाएं आती है। आज जो सीमा है वो गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, इस टाइप में सीमा है। परंतु पहले के जमाने में जो सीमा होती थी, एक राजा की सीमा 100 किलोमीटर के बाद दूसरा राजा आता था। राजा लोग क्या करते थे, अपने सीमा की बंदिश लगवा के लेते थे, क्योंकि दूसरा राजा को बुद्धि ना हो सके आक्रमण करने की, कोई दुश्मन राजा है वो कोई पिशाच या तांत्रिक शक्ति ना छोड़े उस राज्य को उद्ध्वस्त करने की, क्योंकि ऐसे भी राजा उस जमाने में होते थे कि अपने तांत्रिक मांत्रिकों के द्वारा निगेटिव पिशाच आत्माएं या कुछ ब्लैक मैजिक छोड़ते थे, उस राज्य में लोग सुखी ना रहे और राजा के विरुद्ध जाए, राजा से मनमुटाव उन प्रजा का हो और अपने राज्य में आए, या फिर उस राज्य का जो आर्थिक उत्पन्न का स्रोत है, जमीन अच्छे से उनको मदद ना करे, या जो पीक हम कहते हैं या खेती बाड़ी होती है वो ठीक से ना चले, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है उनके लिए ब्लैक मैजिक के प्रयोग होते थे। इनकी रक्षा के लिए हर राजा जो होता है वो सीमा की प्रॉपर बंदिश करवाता था। तो सीमा के ऊपर बहुत सारी ताकतें होती थी। जब आप देखिए अश्वमेध यज्ञ जो चलता है ना, आप बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, परंतु आप कल्पना कर लीजिए उस जमाने में अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा होता था, उस घोड़े के पीठ के ऊपर ध्वजा होती थी और राजे चिन्ह होता था उसके ऊपर। और इस राजे चिन्ह जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर फैमिली का राजे चिन्ह होता है। तो आज ये किसी को पता नहीं है, ये बस कम जगहों पर कम लोगों को ये पता है। तो अश्वमेध घोड़ा जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता था, तो आप कल्पना कर लीजिए ऐसी एनर्जीज होती थी, ऐसी एनर्जी होती थी कि प्रेत पिशाच बड़े बड़े लेवल की बंदिश होती थी। ये निगेटिव एनर्जी का फोर्स उस घोड़े को रोक सकते हैं, उस घोड़े को रोक सकते हैं और अपने एरिया में घुसने भी नहीं देंगे। तो फिर अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसमें कौन से मंत्र, कितने बड़े लेवल की तांत्रिक एनर्जी, कितने बड़े लेवल की तांत्रिक बंदिश लगाकर उस घोड़े में ट्रांसफर करनी पड़ती है, उस ध्वज में वो तांत्रिक एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ती है कि वो घोड़ा एक सीमा से दूसरी सीमा में जाता है, तो सामने वाले विरुद्ध पक्ष की जो तांत्रिक एनर्जी है उसको काट कर वो आगे चला जाता है। तो आप कल्पना कर लीजिए एनर्जी कितने बड़े लेवल की होगी। वैसे ही अगर 1500 किलोमीटर से अगर रॉयल फैमिली की कोई ये कुल शक्ति, ये सारी चीजें यहाँ पर लानी है, तो कितने सारे सीमाएं जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो भी उस जमाने की 1500 साल पहले की जो सीमाएं है, तो कितनी सीमाएं पार करनी पड़ेगी। अब हमने इसको हमारे जो अदृश्य जो चीजें इसमें देखी, तो 21 सीमाओं को क्रॉस करके उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि 21 प्रकार के राजाओं की सीमा हमें लगती है। अब जब वहां से एनर्जी हम लाएंगे, अब वहां से एनर्जी कोई ऐसा कोई हाथ में लेकर तो नहीं आएगा, वो एनर्जी हिडन में होती है, वो हिडन में अदृश्य में, वो अदृश्य में भौतिक जगत होता है, आप कल्पना कर लीजिए, वो दिखाई नहीं देता आपको, वो कॉजल जगत, वो दृष्टि चाहिए तभी आपको दिखाई देगा ये सारी चीजें। ये कुंडलिनी जागरण के प्रयोग करके, योगा के प्रयोग करके, किसी गुरु के शिविर में मंत्र मंत्र लेकर ऐसे ये सारी चीजें नहीं आती, ऐसी दृष्टि नहीं आती मित्रों। इसके लिए प्रॉपर गुरु ही चाहिए जिन्होंने डेप्थ में इसका अभ्यास किया, ये सारी चीजें देखी हुई है। इसलिए आज श्री विद्यापीठम इतने बड़े लेवल पर काम करके इतनी आपको ये सारी चीजें सिखाता है मित्रों। तो जब इतना आप कल्पना कर लीजिए कि आपके घर में एक बड़े लेवल का बिजनेसमैन, बड़े लेवल का पॉलिटिशियन आने वाला है, तो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ पूरी सिक्योरिटी होगी, बहुत बड़ा उसका रुतबा होगा, गाड़ी घोड़े, बहुत सारी चीजें होगी। उसी प्रकार से उस जमाने की एनर्जी आएगी तो उसको मान सम्मान हर जगह पे देना पड़ेगा। दूसरे सीमा में आप जब प्रवेश करेंगे, तो दूसरे सीमा में प्रवेश करते वक्त वो राजा आपको रोकेगा, वो राजा बोलेगा मैं आपको अपने सीमा से दूसरे सीमा में जाने क्यों दूं, तो उसको भी कुछ हर्जाना देना पड़ेगा। तो अगर राजस्थान से लेकर यहां तक 21 सीमाएं हैं, 21 सीमाओं के अलग अलग राजा, अलग अलग एनर्जी वहां पे उस जमाने में कमांड करती थी, तो हर सीमा के राजा को अलग अलग चीजें देनी पड़ेगी। शायद कोई राजा आपसे ये भी मांगे कि मैं आपको तभी मेरे सीमा के अंदर से जाने दूंगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करो, तो आप में भी उतनी क्षमता चाहिए उस एनर्जी के पास कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
नहीं तो आपको बताओ 21 में से तो आधी सीमाओं के जो राजा है वो क्रॉस करने ही नहीं देंगे, क्रॉस करने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो दुश्मन को क्रॉस करके आपको आगे बढ़ने के लिए ही नहीं देंगे। तो इसके लिए आपके पास बहुत बड़े लेवल की एनर्जी चाहिए जो आपके रॉयल फैमिली से भी आगे की हो, काम करे। तो ये सारे हमारी बातचीत हमारे जो जो पॉलिटिशियन महाशय थे उनसे चल रही थी, उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा है, आपने वहां से खींची एनर्जी, तो भी बीच बीच में सीमाएं होगी, इन शक्तियों को आप क्या देंगे? वो रोकेंगी। शायद कोई एक ऐसी सीमा में कोई राजा की शक्ति ऐसी होगी कि आपसे भी ज्यादा ताकतवर होगी और वो आपको सीमा के अंदर प्रवेश करने नहीं देगी, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोच विचार किया, बहुत इन सब में बहुत सारी मीटिंग्स भी हमारे हुए, क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं है मित्रों। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत बड़ा शक्तिपात किया, हमने बहुत बड़ी कुंडली जागरण की, तो मित्रों आपने इतना बड़ा अगर किया है तो हम जैसे बात करते हैं या सोचते हैं, कभी आपने ये सारी चीज़ें देखी है क्या? या आप कभी सोच के देखिए, तो ये इस तरह से नहीं होता। फिर हमारी आगे आगे बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब आगे इनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कौन मदद करेगा इसमें। तो बाद में आपको ये थोड़ा सा अभ्यास के लिए लेक्चर है मित्रों। तो मैंने उनको कहा कि जब राजपूतों का एक भाग चला गया तो राजपूतों के बाद अफगानिस्तान, तुर्कस्तान, वहां से आए थे मुसलमान, और जब मुसलमान आए तब सारे जो हमारे हिंदुस्तान में राजा वगैरह थे उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ। बहुत जो राजा थे वो हिंदुस्तान के पीछे हट गए, क्योंकि ये जो इस्लाम के मुसलमानों के जो राजा थे ये अपने साथ सैनिक भी लाए, दरिंदी भी लाए, यानी बहुत निगेटिव एनर्जी वाले ये राजा लोग थे। तो आप कल्पना कर लीजिए, ये अकबर के पूर्वज, निजाम के पूर्वज वहां से आए, तो इनके पास भी छत्र था जो राजपूतों के पास भी था या अन्य राजाओं के पास भी था, परंतु मुसलमानों के इन छत्र के सामने ये जो राजा है ये ज्यादा टिक नहीं पाए, बाद में उनको चुप रहना पड़ा। फिर मुसलमानों ने अपना राज्य जो था वो हिंदुस्तान में आगे बढ़ाते गए। तो ऐसा उनका जो छत्र था, इस्लाम का जो छत्र हम कह सकते हैं, इस्लाम के ऊपर भी उनका भी एक ध्वजा होती है, उनका भी चिन्ह होता है, इतनी बड़ी क्या ताकत थी उनके पास। बहुत तामसी लेवल की शक्तियां होती है। आपने मेरे पिछले लेक्चर अगर सुने होंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि इनके पास बहुत बड़े लेवल की तामसी लेवल की शक्ति होती है। ये जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि पहला इंपैक्ट जो होता है ना कि शत्रुओं में ऑटोमेटिकली ही छाती में धड़कनें बढ़ जाती है, और आधा शत्रु जो होता है इनकी एनर्जी देखकर ही पीछे हट जाता है। और कोई भी युद्ध होता है, पहला युद्ध जो होता है ना दो व्यक्तियों में नहीं होता, पहला युद्ध जो होता है दो लोग जो है, दो फैमिली, दो राज्य होते हैं उनके शक्तियों में होता है। एक राजा जो होता है उसके पास तांत्रिक मांत्रिकों की फौज होती है, हर राजा के पास तांत्रिक मांत्रिकों की फौज होती है। अपने तंत्र मंत्र के द्वारा वो इतनी शक्ति जमा करते हैं, इतनी शक्ति जमा करते हैं कि उस शक्ति के द्वारा सामने वाले राजा की सारी इंफॉर्मेशन निकालना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पिशाच वगैरह जो होते थे वो उनके सारे अंदर की बातें जो होती है वो दुश्मन राजा को बताते थे। यही सारी जो चीजें थी ये मुसलमान जो आक्रमणकारी रहे उनके पास बहुत बड़े लेवल की होती थी। उनके पास प्रेत पिशाच, उनकी जो इस्लाम की शक्तियां है वो बहुत बड़े लेवल की होती थी, जिसके कारण वो इम्पैक्ट हुआ। तो हमने कहा कि आपको वो सारी एनर्जी यहाँ पे लानी है तो आपको कोई ऐसा देखना पड़ेगा। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि इस्लाम में कोई बादशाह था पहले जो हिंदुस्तान के ऊपर किसने राज किया, उसमें से एक अकबर था, एक निजाम भी था, उस टाइप के बादशाह थे। ये बादशाहों की, इन बादशाहों के पास भी जो राजपूत रॉयल फैमिली होती है उनके टाइप की पर अलग टाइप की एनर्जी इनके पास होती थी। तो उनसे आपको मदद लेनी पड़ेगी, उनके शक्ति से आपको मदद लेनी पड़ेगी, इनको मेडिएटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप अपनी ताकत जो है 21 सीमा से आप अपने घर ला सकते हो। ठीक है, उतना राजस्थान में जाकर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उतनी सारी शक्तियों को मान पान देना पड़ेगा। ठीक है, वो हिडन में यानी अदृश्य में बहुत वो सीक्रेट सारी चीजें है, बस एक नॉलेज के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले जो चलेगा वो किसी बादशाह का ध्वजा चलेगी आगे, उसके पीछे आपकी ध्वजा चलेगी, एनर्जी चलेगी, क्योंकि बादशाह की ध्वजा देखकर जो 21 सीमा में जो लोग होंगे वो एनर्जी दूर दूर हटेगी उनकी एनर्जी देखकर। तो ये बहुत अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कल्पना कर लीजिए, अगर उस व्यक्ति ने, महाशय ने, अगर बादशाह की किसी ताकत लगाई वहां पर जिन्होंने आक्रमण किया है, तो एक्चुअली बहुत सारे मुस्लिम जो बादशाह थे वो बाद में उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई। आज आप देखिए इंडिया में ज्यादातर कोई भी मुसलमान रॉयल फैमिलीज नहीं दिखते जिन्होंने आक्रमण किए, वो नष्ट हो गए बाद में, उनको बहुत बड़े श्राप दिखे, परंतु उससे पहले जो बाकी मेन जो थे हिंदुस्तानी राजा वो दिखते हैं। क्योंकि और ऐसा कोई बादशाह की अगर मदद ली जाए तो होगा क्या कि उसके ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया, तो ये हट गया। फिर कैसे आगे काम बढ़ेगा? तो दूसरा एक मैटर हमारे सामने आ गया कि मुसलमानों के आक्रमण भारत में होने से पूर्व भारत के लोगों को ज्यादातर इस्लाम नाम का धर्म होता है ये पता भी नहीं था। तब बगदाद, ईरान, इजिप्ट से वहां से बहुत सारे इस्लामी सूफी संत होते थे,
वो भारत में आते थे और भारत के कुछ तांत्रिक मांत्रिक होते थे जिनको आगे की एनर्जी की मदद के लिए वहां पे जाना पड़ता था। तो उस जमाने में ये सारी चीजें भी होती थी। ठीक है, ये आक्रमण उस टाइम नहीं होते थे, कम होते थे आक्रमण उस जमाने में। तो बहुत सारे सूफी संत वगैरह जो थे वो इंडिया में आए, उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम किए, बहुत सारी चीजें की और उनके बाद में बहुत बड़े बड़े दरगाह हुए, जहाँ जो आज भी इतने हजारों सालों के बाद आज भी भारत में है। ये जो सूफी संत या सूफियों में या कुछ नक्शबंदी टाइप की फैमिली इस्लाम में होती है, जो संत होते नक्शबंदी संत होते, चिश्ती संत होते, या दाता मीरा दाता के ये नाम के भी हजरत संत है, कादरी संत है, इस टाइप के जो बड़े बड़े संत है, तो ये बहुत बड़े लेवल की ताकतें थी। ये ज्यादातर जो इस्लामी आक्रमण वाले जो थे इनको मदद नहीं करते थे। और ये भी बादशाह थे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बादशाह की मदद लेनी पड़ेगी, तो वो बादशाह मदद नहीं कर रहा है जो आक्रमणकारी था, तो इस बादशाह की मदद लेनी पड़ेगी। अब इंडिया में बड़े लेवल का बादशाह कौन है? तो पहले आता है अजमेर शरीफ नाम का बादशाह। अब अजमेर शरीफ नाम के बादशाह को आप ऐसे डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। आप बोलोगे हमारे पास ये है वो है, वो फेंक देंगे दूध आपको। फिर और भी बादशाह है, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और ये जो बादशाह है, ये बादशाह ऊंट के ऊपर बैठकर आते हैं, ऊंट को आगे चलेगा। आप देखिए कि बगदाद और ईरान यहाँ पर जो राजा चलते थे वो ऊंट के ऊपर चलते थे। उनकी जो पालकी निकलती थी, पालकी जब चलती थी, तो जैसे राजपूतों की जो पालकी होती है, बाहर निकलते हैं, रॉयल जो ये होता है वो हाथी के ऊपर होता है। और जो वहां पर चलती है, जैसे वो वालू होती है, रेती होती है, उसके ऊपर जो चलती है वो ऊंट के ऊपर चलती थी। और इनके पास ऊंट की ताकत होती है। तो ऊंट वाले बादशाह को, ऊंट वाला कोई सूफी संत या कोई फैमिली ऐसी देखनी पड़ेगी, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी राजस्थान की एनर्जी, कुल देवी कुलाचार पूर्वज जो है वो आपके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। परंतु आप इस्लाम के किस फैमिली से मदद मांगेंगे, वो इतनी भी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े लेवल के एनर्जीज है कि नॉर्मल आदमी कितना भी अमीर हो या उसके पास कितना भी चीज़ें हो, वो अचानक से किसी को मदद करने के लिए नहीं आती। उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसकी नीयत देखते हैं, ये सच में जाकर आगे अच्छा काम करेगा क्या, फिर इसको इतना बड़ा काम करने के बाद तो दिया भी, तो उसके बाद में नीयत भी नहीं बदलनी चाहिए, वो समाज के लिए अच्छा काम करेगा, ये सब देखना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूँ, अभी ये कांग्रेस की हालत आप देखेंगे, तो कांग्रेस ने जब पंजा चिन्ह लिया तब उसके लिए भी किसी बड़े लेवल की शक्ति की मदद ली थी। और ये 5 तत्व जो होते हैं वो पंच महाभूतों के 5 तत्व इसमें बिठा दिए। और उतनी बड़ी ताकत बिठाने के बाद में कांग्रेस को इंडिया में उतना सपोर्ट मिला, उतनी ताकत उन्होंने चिन्ह में खींच कर लाए थे। परंतु कांग्रेस के जो उस जमाने के जो लोग होते थे, उन्होंने जिस देवस्थान या जिस शक्ति से यह सारी मदद मांगी थी, उनसे डील भी हुई थी। परंतु बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने जो जनता के लिए अच्छे काम नहीं किए, बहुत बड़े श्राप उनको मिले, जिसके कारण इस कांग्रेस का जो पंजा था, उसको जो आशीर्वाद मिले थे, उनकी जो बंदिश थी वो बाद में टूट गई। फिर आप जानते हैं 2014 के बाद परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी आ गए और आज कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई। देखिए, मैं ये सारी चीजें उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये चिन्ह, ये छत्र जो होता है, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अपना कुल कुलाचार, पूर्वजों के रीति रिवाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अंधेरे जगत में जो होता है, अदृश्य में, ये सारी चीजें कैसे कैसे चलती है। मतलब आप कल्पना कर लीजिए कि हमारे इस मित्र महाशय को अपनी ताकत वहां से 21 सीमाओं को क्रॉस करके यहाँ लाने के लिए कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती थी, और वो नामुमकिन था, इतनी आसान बात नहीं है। और वो एनर्जी अकेले भी नहीं आ सकती, उसको लाने के लिए हमें बादशाह की मदद लेनी पड़ेगी। तो बादशाह कहाँ से लाएंगे? ऊंट को आगे करेंगे, ऊंट के ऊपर उनकी ध्वजा होगी, ऊंट के ऊपर खुद कोई बादशाह बैठेगा, तो उस बादशाह को देखकर सारे झुक जाते हैं। तो एक एनर्जी को लाने के लिए दूसरी एनर्जी की मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो अंदर की बातें हैं, ये कैसे कैसे दुनिया में चलती है, ये आपको दिखाना था। तो बहुत जबरदस्त ये लेक्चर था, थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि क्या क्या हुआ। परंतु असल में बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत किसी को दे भी नहीं सकते, किसी को मिली भी तो उसका लोग गलत उपयोग करेंगे। उसके लिए उतना दिमाग भी चाहिए, उतनी बलि भी देनी पड़ेगी। क्योंकि आप कल्पना कर लीजिए, क्षत्रियों में बहुत लोगों की जान गई है, क्षत्रियों में हाथियों की जान गई है, हजारों घोड़ों की जान गई है, छोटे मोटे जीव, बाद में रॉयल फैमिली जो होती है उनको बहुत लोगों के श्राप भी लगते हैं। इन सबका सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेडिएटर बन के सबको वहां पर रोकना पड़ता है। तुम्हारा ये ले लो, तुम्हारा ये ले लो, तुम शांत हो जा, बहुत चीजें लेनी पड़ती है। फिर कुल कुलाचार होते हैं, इतने पीढ़ियों का जो गैप होता है, वो गैप आपको सेक्रीफाइस करके उतनी शक्ति कुछ देकर वो उस शक्ति को खींचना पड़ता है। वो बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट है। और कोई भी जो चीज होती है ना, आज आपने कोई साधना की तो कल जाकर आ जाएगा, कुछ फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता।
जो भी आज इंडिया में साधना के नाम पर बताया जाता है कि 1 महीना 21 दिन 1.5 महीना कोई माला लो और जाप करो अब ये हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। मंत्र किसी के कान में फूकने से दीक्षा नहीं होती। मंत्र कान में फूककर जाप करने से इसको मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा नहीं कहा जाता। किसी भी देवता के मंत्र का एक बाइंडिंग होता है, वो बाइंडिंग तर्पण अभिषेक यंत्र पूजन हवन ये सारे अलग अलग एनर्जी से द्वारा सीखना पड़ता है, बाद में इसका उपयोग होता है। और ये जो रक्त है इसमें आपके पूर्वजों का स्मृति होती है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो साधना के द्वारा इसको आप 1-2 महीने से नहीं कर सकते। कोई भी साधना 6-6 महीने 1-1 साल तक प्रॉपरली रखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। आपके मेरे परिवार का इतिहास अलग अलग टाइप का है, वो सब देखना पड़ता है। इसके लिए कोई भी ऊपर से शक्ति नहीं आती, बगलामुखी धुमा होती है, महाकाली ललिता ऐसे ऊपर से टपक कर आपके सामने आकर नहीं बताती है। सब अच्छा नॉलेज वाला गुरु चाहिए, वही आपको मार्गदर्शन कर सकता है मित्रों। इसलिए मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बताया कि दुनिया में होता क्या क्या है। इसलिए श्री विद्यापीठम ज्वाइन कीजिए, श्री विद्यापीठम के कोर्स कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने अलग अलग साधनाओं पर गलत प्रकार से पैसा खर्च किया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये योगा वो योग वो कुंडलिनी इनके ऊपर खर्च किए हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता मित्रों। सही साधना कीजिए, सही नॉलेज लीजिए, श्री विद्यापीठम में ही वो सही नॉलेज दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप उनको देखिए मित्रों।